आप जानते हैं कि अब चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। आप कहेंगे अरे अभी तो चुनाव थे लोकसभा के, लेकिन अब 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान और उसके बाद नॉमिनेशन की तारीख और अब धरपकड़ शुरू हो चुकी है। और वो धरपकड़ ये बताती है कि अभी भी जो 2024 चुनाव के नतीजे हैं उसके साए से इस वक्त के मुद्दे, रणनीति और राजनीति निकल नहीं पाई है। उसका असर अभी तक है। 2 राज्यों में विधानसभा का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियां आप देखिए कमोबेश आम चुनाव की तरह ही नजर आ रही है। हरियाणा में आज 90 सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है, नॉमिनेशन। ठीक लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी ने सबसे पहले टिकट बंटवारे में आगे खड़े होकर यह बताने की कोशिश की कि हमारा तो क्लियर माइंड है। बीते 10 साल की सत्ता को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी घोषित कर दी है। अच्छा, लिस्ट घोषित करने के बाद हरियाणा बीजेपी के एक्स हैंडल से, यानी जो ट्विटर हैंडल है, उससे बकायदा इस पर यह भी कहा गया कि देखिए वहां तो यानी विपक्ष में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में अभी चिंतन ही चल रहा है, मंथन ही चल रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि वो राजा है। इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने बगावत और विरोध का दौर भी शुरू होते हुए देख लिया है। कई दिग्गज नेताओं ने टिकट बंटवारे के बाद या तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है या फिर अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी है। बीजेपी से बगावत करने वालों में सबसे बड़ा नाम है रणजीत चौटाला। पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत चौटाला ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर एक बार फिर निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। रणजीत चौटाला को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से टिकट दी थी, हालांकि वो चुनाव हार गए। वहीं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, विधायक लक्ष्मण थापा और हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि उनके नाम का कोई जिक्र कहीं भी नहीं था किसी भी लिस्ट में। इनफैक्ट लिस्ट अभी एक ही आई है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी की बड़ी वजह बड़े पैमाने पर टिकटों का कटना है। अच्छा, बीजेपी ने 8 मौजूदा मंत्री और 8 मौजूदा विधायकों को टिकट जो है नहीं दिया है, और वो आपके सामने एक के बाद एक मैं बता देती हूँ। जो मंत्रियों को टिकट नहीं मिला, ये 67 उम्मीदवारों की लिस्ट है, और जो मंत्री आए हैं इस टिकट में वो आपके सामने है। 8 महिलाओं समेत 25 नए चेहरों पर दांव भी लगाया है। 8 को टिकट दिया है, 8 का टिकट कटा है, और ऐसे नए चेहरे महिलाओं समेत 25 हैं जो मैदान में उतरे हैं। जाहिर है बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी से बचने के लिए नए चेहरों को मैदान में उतारा है। भाई एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। दूसरी तरफ हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है कांग्रेस, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, लेकिन वहां गठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। याद कीजिए कुछ इसी तरह के हालात आम चुनावों में तारीखों की घोषणा के बाद थे। विपक्ष की तरफ से गठबंधन की रूपरेखा को लेकर खूब असमंजस दिखा। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की रूपरेखा तय करने के बाद अब कांग्रेस हरियाणा में कोशिश कर रही है और एक कॉमन ग्राउंड जो है वो तलाशने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने गृह राज्य हरियाणा, जो अब उनका गृह राज्य है हरियाणा, वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री को लेकर वो बड़े बेताब लग रहे हैं, और इसीलिए वो कांग्रेस से मोल भाव के चक्कर में ना तो गठबंधन छोड़ना चाहते हैं और ना ही कम सीटों पर खाता खोलना चाहते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव में हुए गठबंधन को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी 9 सीटें कांग्रेस से मांग रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 9 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे और 1 सीट कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। अब हरियाणा की 90 सीटों को लोकसभा के हिसाब से देखें तो 1 लोकसभा सीट मतलब हो जाती है 9 विधानसभा सीट। लेकिन कांग्रेस किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को, और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, 5 से 6 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाह रही है। हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य पंजाब को आप ले लीजिए, इस गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस के नेता ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है प्रताप सिंह बाजवा, वो अपने शीर्ष नेतृत्व से नसीहत देते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन के कारण ही हरियाणा, गुजरात, दिल्ली में हार मिली है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग जो हैं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हमारे लोगों को जेल में डाला है और इसीलिए उनसे दूर रहना बेहतर है। ये 2 बड़े चेहरे हैं।
अच्छा, इन विरोधी आवाजों के बीच अब सवाल ये उठने लगा है कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों गठबंधन करना चाहती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को जो है वो मुद्दा बना रही है, वोट मांग रही है। 370 के बाद जो चेंजेस आए हैं उस पर बड़ी कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करके राज्य को जो इस वक्त स्थिति है यूनियन टेरिटरी की, उसे बदलकर राज्य के दर्जे को इस वक्त सबसे अहम मुद्दा मानकर चल रही है और इसीलिए वो इसे लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भाई हम आएंगे तो 370 हटाएंगे। कल रामबन में, अनंतनाग में अपनी सभाओं के दौरान राहुल गांधी ने कहा क्या, पहले आप सुनिए। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रहा है, जो हम चाहते हैं वो सरकार से करवा देंगे। ये कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का और गजब के कॉन्फिडेंस में दिख रहा है राहुल गांधी। खैर, कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव भी 2024 के आम चुनावों के साए में ही लड़ा जा रहा है। हरियाणा में गठबंधन केंद्र की सियासत को ध्यान में रखकर जो है ये पूरी कोशिश हो रही है कि डबल इंजन, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो फैसला केंद्र सरकार को करना है वो एक अहम है। उसको मुद्दा बनाकर राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस विरोधी वोट बंटने से डर रही है। सवाल यह कि क्या बीजेपी दोनों राज्यों में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, और सवाल यह कि कांग्रेस के लिए अब गठबंधन जरूरी है कि मजबूरी है।